बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बहुत थोड़ा टाइम दिया था, 2 दिन का टाइम दिया और ये कहा कि मैं सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, लेकिन उसके बाद ईरान ने बताया कि वो भी इसके मुकाबले में ऐसी ही कार्रवाई करेगा और फिर उन्होंने बता भी दिया कि कहाँ कहाँ पे करेगा। फिर ईरान ने 2 हमले किए इसराइल के ऊपर इस नौयत के कि जिसके बाद ख़तरे की घंटी बज गई। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं 5 दिन का मज़ीद वक्त दे रहा हूँ और इसके अंदर कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे, ईरान जो है वो लगातार मुस्तरद करता चला आ रहा है, उसके मामला अपनी जगह पे। अब एक मरतबा फिर वो 5 दिन जब गुजरने का वक्त आ रहा था तो ट्रंप ने 10 मज़ीद दिन आगे बढ़ा दिए हैं। ट्रंप का पहले आप ट्वीट देख लें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त के मुताबिक बराए करम इस बयान को इस बात की नुमाइंदगी समझा जाए कि मैं तवानाई के प्लांट्स की तबाही के अमल को 10 दिन के लिए रोक रहा हूँ, जो पीर 6 अप्रैल 2026 शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक मुअत्तल रहेगा। मुज़ाकरात जारी हैं और फेक न्यूज़ मीडिया और दीगर के बरक्स गलत बयानात के बावजूद ये बातचीत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये ट्रंप ने कहा। यानी एक मरतबा फिर ट्रंप ने 10 दिन दे दिए कि जनाब 10 दिन और हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब ये ट्रंप ने 10 दिन और क्यों दिए, सवाल तो ये पैदा होता है, ट्रंप ने 10 दिन दिए हैं या 10 दिन लिए हैं? अगर तो इन्होंने एक बड़ा हमला करना है जिसके बारे में अमेरिका से खबरें आ रही हैं, उनके अपने सहाफ़ी और सोर्सेज दावा कर रहे हैं और इस किस्म की तैयारियां भी मिडल ईस्ट में देखने में आ रही हैं। ईरान भी कहता है कि यहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं, यानी पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो सकती है, ईरान और खलीज में कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद अक्सा के बारे में उन्होंने कहा जी वहाँ पे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हरमैन शरीफैन के इलाकों में जो है वहाँ पे कोई कार्रवाई करके तो ईरान के खाते में डाल के सबको इकट्ठा करके हमला किया जा सकता है। ये ईरानी सोर्सेज कह रहे हैं कि इस तरह हमारे खिलाफ किया जा सकता है। तो अगर तो कोई बड़ा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इसका मतलब है कि मज़ीद टाइम दरकार है, तो ये टाइम गेन किया गया। और दूसरा ये भी मुमकिन है कि जो सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं ममालिक, वो अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहे हों कि थोड़ा टाइम और आप निकालें, हम ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ईरान माना नहीं है। ईरानी की आदत यह समझती है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग का ज़रिया है, यानी इन मुज़ाकरात के ज़रिए से जो ईरानी लीडर्स हैं जो बाकी बच गए हैं उनकी लोकेशंस पता करवाई जाएंगी और फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। जैसा कि कुछ अर्सा पहले अली लारिजानी के ऊपर अटैक किया गया था, जैसा कि आयतुल्लाह अली खामनेई के ऊपर अटैक किया गया था। वो एक वीडियो मैंने देखी है, उसमें तो दर्जनों बम एक साथ बरसते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी तस्वीर भी मुबैना तौर पे अब पब्लिक हुई है। ये एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर से निकली हुई तस्वीर है, क्योंकि ये ऑनलाइन डाटा कहीं और जा भी रहा होगा, तो वहाँ से एक तस्वीर जारी की गई है। और ये दावा पहले आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे ने कहा था कि मेरे वालिद को जब शहीद किया गया तो उस वक्त वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद वो एक कुर्सी पे बैठे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा मुबैना तौर पे ये तस्वीर उनकी है, मीडिया ये चला रहा है और ईरान के मीडिया ने ये बाकायदा तस्वीर जारी की है। तो अब ईरान को ये लगता है कि बाकी की आदत को भी ऐसे ही निशाना बनाएंगे और मार देंगे। अब इससे बचने के लिए ईरान संजीदा नहीं ले रहा इन मामलात को, बल्कि ईरान संजीदा इस मामले को ले रहा है कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए और ज़मीनी हमला करने के लिए अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के ख़तरे के पेश नज़र ईरान ने अब तक 10 लाख से ज़ायद रज़ाकारों को भर्ती कर दिया। यानी ईरान के जितने भी फोर्सेस के ऑफिसेज हैं या जहाँ पे फोर्सेस का उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए थे, वहाँ तांता बंधा हुआ है नौजवानों का। नौजवान आ रहे हैं बड़ी तादाद में, हमें भर्ती करें, हम लड़ना चाहते हैं, तो रज़ाकारों को भर्ती किया जा रहा है। और अब तक की इतला के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद रज़ाकारों को मुतहर्रक किया गया है, उनकी तंजीम तैयार कर ली गई है ताकि अगर ग्राउंड के ऊपर आकर लड़े अमेरिकन फौजी तो उनके लिए मुसीबत बने। अब इसमें तो खुदकुश हमले भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये कोई ऐसी जगह अमेरिकन के लिए नहीं होगी जहाँ पे वो आएंगे और आराम से आके वो कब्जा कर लेंगे। यहाँ लड़ाई किसी और नौयत की होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के मुखालिफिन भी बहुत बड़ी तादाद में थे। यहाँ ईरान में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनका कंट्रोल बहुत तगड़ा है, फिर इनकी हमायत बहुत तगड़ी है। लिहाजा ईरान बड़ी तादाद में लोगों को भी इकट्ठा कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इसराइल की बात करें तो ये वाईनेट न्यूज़ है, इसराइल का एक मीडिया है, उन्होंने इजरायली आर्मी चीफ की एक ऑडियो लीक जो है वो जारी की है उसके हवाले से खबर। और उसमें काबीना के इजलास के अंदर जो ज़मीर है
आर्मी चीफ इसराइल का, वो ये स्टेटमेंट देता है और बड़ी सख्त सूरत हाल से आगाह किया, उसने खतरात से आगाह किया है जो इसराइली फौज को इस वक्त जिनका सामना है। उसने कहा कि इसराइली फौज ऑपरेशनल और अंदरूनी दबाव की वजह से अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार हो रही है। फौज की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमें मज़ीद ताज़ा भर्तियों की बेहद ज़रूरत है, जबकि हुकूमत ताज़ा भर्तियों में इजाफे के लिए कोई कानून साजी भी नहीं कर पाई है। ज़मीर के मुताबिक फ़ौज अब ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई है और जो इसराइली आर्मी चीफ है उसने फ़ौज को लाक 10 बड़े खतरात का तस्करा किया है। यानी इसराइली फ़ौज की भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। पब्लिक की तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, उनकी पब्लिक की तो हालत ऐसी है, वो तो ज़हनी मरीज बन गए हैं बंकरों के अंदर रह रह के। मैं देखें अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पे नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुस जाना, उनके अंदर रहना, कोई ज़िंदगी का काम ना करना, कई कई दिन वहाँ पे गुजारना, जैसे ही अलार्म बजे 15, 20, 25 सेकंड के अंदर 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 घुस जाना, ये मुमकिन नहीं होता। अभी जो इसराइली सफ़ीर है वो वहाँ बैठ के रो रहा है यूएन में, वो आलमी फोरम के ऊपर कह रहे हैं जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे पास चंद सेकंड होते हैं, हमने घुसना होता है। तो भाई ईरान के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक ईरान में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 2000 के करीब है, और जो लोग लबनान में शहीद हुए हैं, ये अभी जो जंग चल रही है इसमें, उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 1000 के करीब है। और जो लोग गजा में जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक शहीद हुए हैं उनकी तादाद 691 है, जबकि जख्मी हजारों की तादाद में है। और इसराइल वहां पे भी 2073 खिलाफ वर्जियां कर चुका है अब तक जंगबंदी की। तो नाज़रीन, एक और दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे तोहफे के तौर पे 10 टैंकर दिए हैं तेल के, ईरान ने। यानी वो कहा था ना वो तोहफा मिला, गैस एंड तेल का तोहफा मिला, तो कहते 10 टैंकर जो है ना पानी के जो आते हैं जहाज, वो ईरान ने 10 टैंकर दिए, उन पे पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। वो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। वहाँ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या वो टैंकर पाकिस्तानी कौम को मिले जो पाकिस्तान के परचम लगा के वहाँ से निकाले गए, या पाकिस्तान ने निकाल के किसी और को दे दिए? क्या वो हमारी कौम के लिए थे या किसी और के लिए थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि वो हमें तोहफा मिले हैं, तो पाकिस्तान ने अपने झंडा देकर निकाला, तो क्या पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया गया या ईरानी हुकूमत को धोखा दिया गया? इस किस्म के सवालात लोग बार बार पूछ रहे हैं। बार बार लोग कह रहे हैं कि जनाब ये ज्यादती की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप का देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ खुलकर बता देता है, वो बात छुपा कर नहीं रखता, वो बात बाहर आ ही जाती है। लेकिन इसकी हकीकत कितनी है मैं आपको एक और चीज़ भी पढ़ के बताता हूँ। ये डाटा आप देखें, ये मैप के अंदर आपको नजर आ रहा है, अभी मैं आपको डिटेल में मैप दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये मैप के अंदर नजर आ रहा है बाकायदा जो टैंकर्स गुजरे हैं, बहरी जहाज जो गुजरे हैं बंदर अब्बास के करीब से, आबना हुरमज़ में से, ये उनकी तादाद के हवाले से एक डाटा है। और जुमेरात को सिर्फ 2 ईरान से मुंसलिक LPG कैरियर्स ही खलीज फारस से निकलते हुए देखे गए। हो सकता है ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वही हो, और पता नहीं पाकिस्तानी झंडे के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई। अगरचे कुछ जहाज सिक्योरिटी की वजह से अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर देते हैं, मगर मौजूदा हालात में ट्रैकिंग सिग्नल बंद करना भी खतरे से कम नहीं है, सारे चला के जाते हैं। पिछले चंद दिनों से सिर्फ 4 जहाज बाहर निकले हैं आबना हुरमज़ में से, जिनमें से 2 बल्क कैरियर्स, 1 कंटेनर शिप और 1 LPG कैरियर शामिल है। तो ट्रंप के जहाज कब निकले हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर निकले हैं वो पाकिस्तानी झंडे लेकर, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। अमेरिकन कुछ भी कहें, मार्को रूबियो ने कहा कि इन्होंने अर्जी डाली है गजा में फौज भेजने के लिए, आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। इंडिया को भी ज़्यादा जवाब नहीं देते। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। इंडिया का जयशंकर जो है उसने दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ईरान में बच्चियां शहीद हो गई इतनी सारी, 170 के करीब, नहीं बोले। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच में जंग छेड़ दी, ये उसके ऊपर भी नहीं बोले। मार्को रूबियो ने इनका पोल खोल दिया, उसके ऊपर भी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बेटे ने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दुनिया उसका नोटिस ले, तो इन्होंने जनाब मुंह से झाग निकालते हुए रस्से तोड़ा के इनके वज़रा, जनाब अस्करी किस्म के वज़रा, वो आके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्हें शर्म भी नहीं आई कि वो एक जाली खबर के ऊपर, एक फेक न्यूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक के ऊपर ये पीका लगा देते हैं और खुद जाली खबर के ऊपर पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लेते हैं। ना कोई इन्हें पूछने वाला, ना कोई इनसे सवाल करने वाला। और मैं तब से लेकर अब तक ये पूछ रहा हूँ, भाई वो जगह ही दिखा दो जहाँ पे GSP+ के खिलाफ कोई बात की है इमरान खान के बेटे ने, कोई स्टेटमेंट दिखा दो ना, कोई एक जुमला दिखा दो जहाँ पे हम भी तो ये खबर दें, हमें भी तो पता चले। अब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबरें दे रहे हैं। चले मैं एक चैलेंज करता हूँ, ये जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, ये लोग चला रहे हैं ना, एयरवाई चला रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो बरतानिया में इनके नुमाइंदगान हैं उन्हें एक बीपर दे दें इसके ऊपर।
जो बरतानिया में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं या यूरोप में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हें कहें जी इसके ऊपर एक बीपर दे दें, फिर देखें आप तमाशा कैसा लगता है। यहाँ पे केस हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो पाकिस्तान में खबर दे के बच जाते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे कानून लॉन्डी बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के घर की। लेकिन यहाँ पे नहीं बच सकेंगे, यहाँ पे कानून का सामना करना पड़ेगा। यहाँ झूठ बोलोगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाद में, या फिर जेल जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपना माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। अमरीकी फौजियों की हालत भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको इसराइलियों की बताइए तो अमरीकी फौजी जो हैं वो होटलों में क़याम पजीर हैं अपनी जानें बचाने के लिए। वो प्राइवेट दफातर में और होटलों के अंदर घुसे हुए हैं। और ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शहरियों को ढाल बना रहे हैं। ये इराक़ची ने कहा है, अब्बास इराक़ची ने। और बार बार जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, वो ये शहरियों से कहते हैं कि हमें इतला दें कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान में जो ईरानी एम्बेसी है उसके सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक सवाल किया है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इराक़ची की जो अब्बास इराक़ची हैं उनकी बात हुई है, और उनकी बात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंतोनियो गुतेरेस से। और उसमें उन्होंने बताया जनाब कि हम जो हमला कर रहे हैं या ये जो सूरत हाल है इसके पीछे रीजंस क्या हैं, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया इराक़ची ने। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी एम्बेसी है उसके उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से एक सादा सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपकी खिदमत में इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ अर्ज़ है, क्या हमें इस बात पर भी माजरत करनी चाहिए कि हमारा मुल्क खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के दरमियान में क्यों वाक़ है? यानी हमारा मुल्क ही ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, वो क्यों बनाए हुए हैं? क्या इस बात पर भी हम ही माफ़ी मांगें? ये उन्होंने सवाल किया। नाज़रीन, मैं आपको लेकर जाता हूँ नक्शे की तरफ, क्योंकि वहाँ सिचुएशन कोई इतनी सिंपल नहीं है। आज आपको नक्शे की मदद से समझाते हैं जो मिडल ईस्ट का नक्शा है कि यहाँ एक्चुअली फड्डा है क्या। जी नाज़रीन, अब आ जाए जरा यहाँ पे नक्शे के ऊपर। यहाँ पे हमें जरा समझने में आसानी हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो नक्शा ठीक करते हैं ना। यहाँ ये एक नक्शे में गलती है, उसको जरा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इस नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। नॉर्मली ऐसे ही होता है, वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो मैप इसी तरह के बनते हैं, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। वैसे भी उनके कब्जे में है, हमने छुड़वाया नहीं अभी तक। पाकिस्तानियों ने, फौज ने दावे तो बड़े किए लेकिन अभी तक नहीं छुड़वाया। अब जरा आप इस नक्शे को गौर से देखें, लड़ाई हो क्यों रही है, फसाद की जड़ एक्चुअली क्या है, और किस इलाके में ये लड़ाई हो रही है, रीजन क्या है। ये है जी पर्शियन गल्फ। यहां पे है सारा खजाना, सारी दुनिया का खजाना, गैस, तेल, बड़े बड़े ज़खायर यहाँ पे। छोटे छोटे मुल्क हैं और बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया है। ये सऊदी अरब आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, बाकी सारे मुल्क इसके इर्द गिर्द है। ये ऊपर आपको ईरान नजर आ रहा है। ये 2 बड़े मुल्क यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के साथ ईरान है, आगे इराक है, ये सऊदी अरब है, यहाँ पे ये उर्दन है, ये पीछे ये वाला एरिया जो है ये है इसराइल, जहां पे सारी इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। अमेरिका दुनिया के दूसरे कोने से आता है, आके यहाँ पे लड़ाई करता है। रीजन क्या है? ये जो एरिया ना सारा, ये यहां पे खजाना पड़ा हुआ है बेशुमार। सारे मुल्कों के पास बहुत सारे ऑयल और गैस के ज़खायर है वो यहां पे, और यहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल एंड गैस निकलता है और निकल के पूरी दुनिया का काम चलाता है, और बड़े बड़े ज़खायर है, माने हुए दुनिया के ज़खायर है। तो पहले यहां पे अमेरिका ने अटैक किया था इराक पे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे तेल के ज़खायर थे। फिर जनाब ये नीचे एक कुवैत है, कुवैत के साथ इराक की एक लड़ाई चलती रही बड़ा अरसा। ये कुवैत है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कुवैत है। फिर इधर ये एक छोटा सा एरिया है, ये बहरीन है, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, ये कतर है, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, ये यूएई है जिसको आप दुबई कहते हैं। ये वो ममालिक हैं, और ये एक सऊदी अरब है, बड़ा मुल्क, और ऊपर एक मुल्क ये है उर्दन। तो अगर आप इन मुल्कों को गिने तो एक यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और उर्दन, ये ममालिक हैं जिनके ऊपर बमबारी का शिकवा किया जा रहा है कि ईरान ने इनके ऊपर